लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई, वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों। तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ।
कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह, देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह। ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आपसे हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते
उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओह नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी।
सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं। बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने की क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया
उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे। और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेस बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा।
मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया।
लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके 7 लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों,
मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है, आप वो नहीं हो सकती। ओह बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियां। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं,
ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान है। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, 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 ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो। भालू 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 मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। गर्मी का मौसम खत्म हो गया था और बकरियां जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गया। हुर्रे, आज स्कूल का पहला दिन है। अपने दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बकरी की माँ ने अपने शावकों को स्कूल भेजा। जब स्कूल की सड़क पर 7 बकरियां चल रही थी, उनमें से एक अचानक रुक गई क्योंकि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। मैं अपनी पेंटिंग बुक लाना तो भूल ही गया। तुम जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। जब बकरी का बच्चा अकेला घर जा रहा था, बिग बैड वुल्फ जैक, जो हमेशा भूखा रहता था, जंगल में शिकार की तलाश में था। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। मेरा पेट इससे नहीं भर पाएगा और ये तो बहुत तेज भी है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इस समय बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वाह, एक बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा। बकरी के बच्चे को बरगलाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने एक पेड़ की डाली से 2 एंटेना और उसके बड़े पत्तों से 2 पंख बनाए। मैं उन प्यारी तितलियों की तरह लग रहा हूँ जो बकरियों की दोस्त हैं। अब उस नन्ही बकरी को चकमा देकर उसे अपना खाना बनाऊंगा। बकरी का बच्चा घर के बगीचे में घुसने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपने सामने बड़ा दुष्ट भेड़िया देखा। हाँ? तुम तो बुरे भेड़िए जैक हो, बचाओ! नहीं नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक तितली हूँ। देखो, क्या भेड़ियों के ऐसे एंटीनास होते हैं? पर तुम्हारी तो एक लंबी पूंछ है। लेकिन मेरे बड़े पंख भी तो हैं।
हाँ, तुम एक तितली ही हो। हाँ हाँ, और मैं इस जंगल की सबसे बड़ी तितली हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत अद्भुत जगह है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, रहने दो, आज मुझे स्कूल जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। क्या तुम स्कूल के पहले दिन अपने दोस्तों को एक अच्छी कहानी नहीं सुनाना चाहते? बिग बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा जंगल की गहराई में जा रहे थे, जबकि अन्य बकरियां आर्ट क्लास में पेंटिंग कर रही थी। लेकिन जब भाइयों में से एक ने सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसका एक भाई उसके स्थान पर नहीं। उसने झट से अपने शिक्षक को बताया और वे सभी बकरी के बच्चे की तलाश करने लगे। इस बीच भेड़िए का पीछा कर रहा बकरी का बच्चा उससे जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा था। तितलियां तो उड़ती हैं, पर तुम तो चल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी तितलियां उड़ नहीं सकती? बताओ। सही कहा, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा तो यहाँ तूफान आ जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 तक गिनो। ठीक है। 1। बैड वुल्फ जैक ने पतली रस्सी से खुद को कमर पर एक पेड़ की शाखा से बांध लिया। 2। और वो खुद को अगल बगल से हिलाने लगा। 3। जब बकरी के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया अपने पंख दाएं बाएं फड़फड़ा रहा है। हाँ? तुम तो सच में उड़ सकते हो। लेकिन वो शाखा जो भेड़िए का भार नहीं उठा सकती थी टूट गई। और जब भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा तो उसका एक पंख उड़ गया। अरे, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। रुको, क्या तुमने कभी एक पंख वाली तितली को नहीं देखा? एक पंख वाली तितली? वो जंगल के छिपे हुए स्थानों में रहती हैं। चलो मेरे पीछे आओ। बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा उछल कूद कर पत्तों से भरे जंगल में एक जगह आ गए। भेड़िया उछलती पत्तियों में से एक पर चढ़ गया। वो उछला, कूदा और हवा में उड़ गया। भेड़ियों को देख रही बकरी उस पर मोहित हो गई। जैक फिर बकरी के पास आया। वो उसे वही खाना चाहता था, लेकिन उसी समय एक कौवा उड़ गया और भेड़िए के सिर पर लगे एंटीना पर जा गिरा। एक कौवा, बचाओ! मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ! भेड़िए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कौवे ने उसके सिर से एंटीना लिया और उड़ गया। कौवे ने आपका एंटीना ले लिया। अब आप क्या करेंगे? ओहो, एक पंख और एक एंटीना के साथ भी तितलियां होती हैं बेबी बकरी। क्या? सच में? हाँ, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो रहते हैं, ताकि तुम उन्हें अपने आप देख लो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें देखना है। और जो कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश करता है वो उड़ना सीख जाता है। क्या? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। पूरे जंगल में बकरी के बच्चे की तलाश में भाई बहनों को जमीन पर एक फटा हुआ पत्ता और एक टूटी हुई शाखा मिली। ओह, उन्होंने पत्ता तोड़ा और शाखा काट दी। जंगल के साथ ऐसा कौन करेगा? जब शिक्षिका ने जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान देखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि भेड़िए ने ऐसा किया है और उसे लगा कि बकरी का बच्चा खतरे में है। उसे बचाने की योजना बनाई। तभी जैसे ही बकरी का बच्चा गुफा में दाखिल हुआ, बैड वुल्फ जैक ने अपने पंख और एंटीना को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बेचारा बकरी का बच्चा अपने सामने भेड़ियों को देखकर कितना डर गया। बचाओ! तुम तो सच में भेड़िए हो।
थोड़ी देर बाद शिक्षक और बकरी के बच्चे भेड़िए की गुफा में आए और प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में छिप गए। शिक्षिका ने उन चिपचिपे धागों को गुफा के दोनों सिरों तक फैला दिया जो वो पेंटिंग क्लास में इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने बकरियों के बच्चे को गुफा के सामने नाचने के लिए कहा। बकरियों की आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। ओहो, वहाँ और भी बकरियां हैं। मैं जाकर उन्हें भी यहाँ ले आता हूँ। भेड़िया बकरियों पर कूदना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर चिपचिपे धागों में फंस गया और वो घूमता रहा और जंगल में गायब हो गया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भेड़िए के जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मैं उड़ने वाला बकरा बनना चाहता था। हमेशा खुद को महत्व देना चाहिए छोटी बकरी, अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। बकरियां एक साथ स्कूल लौटी और पहले दिन के उत्साह के साथ अपना पाठ जारी रखा। उस दिन के बाद बकरी का बच्चा किसी जाल में नहीं फंसा, क्योंकि स्कूल में सीखी गई जानकारी ने उसे जीवन भर और अधिक सावधान कर दिया। छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। हा 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 हा। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया। दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो। लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था।
छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। बे! एक भेड़िया नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। आहा, ये एक अद्भुत उपहार है। धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे। आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। बा! जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ एक इच्छा करो और मोमबत्तियाँ बुझा दो। इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। भागो, 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 बचाओ। ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो। तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया
ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था।